सोचिए एक ऐसा दौर जब किसी महिला का सिर्फ किताब खोलना भी इतना बड़ा जुर्म हो कि लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे। अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही महिला की कहानी जानेंगे जिन्होंने ना सिर्फ किताबें खोलीं बल्कि लाखों लोगों के लिए ज्ञान के दरवाजे भी खोल दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले की। आजकल हम सबके लिए स्कूल कॉलेज जाना कितना नॉर्मल है ना? पर जरा सोचिए कि आपको पढ़ने से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि आप एक लड़की हैं, या फिर आपकी जाति के वजह से। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। 19वीं सदी के भारत में यही कड़वी सच्चाई थी। और ठीक इसी दुनिया को, इसी सोच को बदलने का बीड़ा उठाया था सावित्रीबाई फुले ने। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये वो दौर था जहां औरतों को बस एक संपत्ति की तरह देखा जाता था। बाल विवाह तो जैसे आम बात थी, और जाति जाति तो हर चीज तय करती थी। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से कठोर नियमों और परंपराओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए एक चिंगारी भड़की जिसका नाम था सावित्रीबाई फूले। देखिए, उस जमाने में समाज सुधारक होना आज की तरह सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालने जैसा आसान काम बिल्कुल नहीं था। नहीं, इसका मतलब था सदियों से चली आ रही परंपराओं को सीधी चुनौती देना। इसका मतलब था गुस्साई भीड़ के सामने खड़े हो जाना। और हां, इसका मतलब था अपनी जान दांव पर लगाना। ये एक असली जंग थी, और सावित्रीबाई फूले इस जंग में सबसे आगे खड़ी थी। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत होती कैसे है? सावित्रीबाई के लिए इसका जवाब बहुत साफ था। एक किताब से। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर समाज के दबे कुचले लोगों और महिलाओं के दिमाग पर लगे तालों को खोलना है तो उसकी सिर्फ एक ही चाबी है, और वो है शिक्षा। और वो ये चाबी हर किसी के हाथ में देना चाहती थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। आप जरा इनकी रफ्तार पर गौर कीजिए। सिर्फ 3 साल के अंदर एक स्कूल से सीधे 3 स्कूल, कुछ गिनी चुनी लड़कियों से शुरुआत करके लगभग 150 लड़कियों तक का सफर। ये सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाना नहीं था। ये तो एक पूरी की पूरी पढ़ी लिखी औरतों की फौज तैयार करने जैसा था। एक ऐसी फौज जो आगे चलकर इस समाज का नक्शा बदलने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, हर रोज आप अपने काम के लिए घर से निकलें और आपको पता हो कि रास्ते में लोग आप पर पत्थर फेंकेंगे, कीचड़ उछालेंगे, गालियां देंगे। क्या हिम्मत होगी काम पर जाने की? यही सावित्रीबाई की रोज की सच्चाई थी। पर उन्होंने इन पत्थरों को, इस कीचड़ को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। वो बस गिरती, खुद को साफ करती और फिर से चल पड़ती। और कमाल की बात तो ये थी कि लोग उन्हें जितना दबाने की कोशिश करते, वो उतनी ही मजबूती से उभरती। ऐसा लगता था कि उन पर फेंका गया हर पत्थर उनके हौसले की नींव का पत्थर बनता जा रहा था। 1851 तक उनके स्कूलों में करीब 150 लड़कियां पढ़ रही थीं। 150! ये सिर्फ एक नंबर नहीं था दोस्तों, ये एक आंदोलन की गूंज थी। पर कहानी सिर्फ लड़कियों को स्कूल लाने पर खत्म नहीं होती। असली गेम चेंजर तो ये था कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा था। देखिए, उस दौर की पढ़ाई का मतलब था बस ऊंची जाति के धार्मिक ग्रंथों को रटना। लेकिन सावित्रीबाई के स्कूलों में वहां लड़कियां मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज पढ़ रही थीं। वो सिर्फ रटना नहीं बल्कि सवाल करना सीख रही थीं, अपने लिए सोचना सीख रही थीं। और सच कहूं तो यही असली क्रांति थी। पर सावित्रीबाई यहीं रुकने वालों में से नहीं थीं। उनके लिए शिक्षा तो सिर्फ पहला पड़ाव था। उनका असली मकसद तो कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका निशाना था ये पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा जो गलत परंपराओं पर खड़ा था। वो सिर्फ बदलाव पर भाषण नहीं देती थीं, वो जमीन पर बदलाव ला रही थीं। उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाईं जहां औरतें अपने हक के बारे में जान सकें। उन्होंने उन गर्भवती विधवाओं के लिए एक सेफ हाउस बनाया जिन्हें समाज ने बेसहारा छोड़ दिया था। वो सिर्फ पढ़ा नहीं रही थीं, वो सचमुच में जानें बचा रही थीं। और हां, वो डायरेक्ट एक्शन लेने से कभी नहीं डरी। जब उन्होंने विधवाओं के बाल मूंडने की वो अपमानजनक रस्म देखी तो उन्होंने कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी। नहीं, उन्होंने सीधा नाइयों की हड़ताल करवा दी। आप सोच सकते हैं उस जमाने में ऐसा करने के लिए कितना जिगरा चाहिए होगा। अच्छा, इस बड़ी लड़ाई में वो अकेली भी नहीं थीं। वो सत्य शोधक समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा थीं। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसका एक ही मकसद था, जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना। और अपने पति ज्योतिराव फुले के निधन के बाद उन्होंने सिर्फ इस समाज की बागडोरी नहीं संभाली, बल्कि वो इसकी मशाल बनकर आगे बढ़ी। उन्होंने तो शादी जैसी संस्था को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने सत्य शोधक विवाह की शुरुआत की। इसमें क्या था? कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं, कोई दहेज नहीं,
बस लड़का और लड़की के बीच बराबरी और एक दूसरे को पढ़ाने लिखाने का वादा। ये उन सभी परंपराओं पर एक सीधा और जोरदार हमला था जिन्होंने सदियों से औरतों को दबा कर रखा था। लेकिन रुकिए, सावित्रीबाई के तरकश में अभी एक और तीर बाकी था, एक ऐसा हथियार जो उनके स्कूलों और आंदोलनों जितना ही ताकतवर था, और वो थी उनकी कलम। उनकी कविता की ये पंक्तियां सुनिए। जाओ, जाकर शिक्षा प्राप्त करो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है। कितना सीधा, कितना सरल, लेकिन कितना गहरा मैसेज है ना? यही उनके पूरे जीवन का सार था कि ज्ञान ही असली ताकत है, और वो ये ताकत हर इंसान के हाथ में देना चाहती थी। तो एक ऐसी महिला की विरासत को हम कैसे याद करते हैं? एक ऐसी महिला जिसने अकेले ही पूरे समाज से टक्कर ली और जीती भी। सच तो यह है, उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी, और उनका अंत भी सेवा करते हुए ही हुआ। 1897 में जब पुणे में भयानक प्लेग फैला तो वो बीमारों की मदद करने के लिए सबसे आगे थीं। कहते हैं कि एक बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाते हुए उन्हें ये बीमारी लग गई। वो अपनी आखिरी सांस तक एक योद्धा रहीं। आज हम उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षक के तौर पर जानते हैं, भारतीय नारीवाद की जननी मानते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जन्मदिन 3 जनवरी बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। ये सब उन्हें एक बेहतरीन श्रद्धांजलि है। पर उनकी विरासत सिर्फ उन्हें याद करने तक सीमित नहीं है, उनकी विरासत एक जिम्मेदारी है। सावित्रीबाई फुले ने एक किताब और एक क्लासरूम से क्रांति की आग जलाई थी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आज ये सोचने वाली बात है कि बदलाव की वो कौन सी चिंगारियां हैं जिन्हें हम आज शायद नजरअंदाज कर रहे हैं।